नमस्कार, मैं प्रोफेसर संजय आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 21 से प्रश्न नंबर 40 तक देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर आप हिंदी के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो इस सीरीज को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप बच्चन, नगेंद्र और तमाम तरह के इतिहासों को पढ़ने लगते हैं, परंतु आप ये भूल जाते हैं आपको पहले परीक्षा पास करनी है, आपको विद्वान बाद में बनना है। उसके लिए आपको ताउम्र मिलेगी, परंतु पहले आपको सफलता प्राप्त करनी है, और सफलता प्राप्त करने के लिए इस सीरीज को देखना बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सीधे चलते हैं 21वें सवाल की ओर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। सूत्रपात का अर्थ होता है आरंभ। ठीक है, तो आपको पता है हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो फ्रेंच विद्वान गार्सद तासी ने किया था। इतना आप सभी को विदित है कि ये जो गार्सद तासी और शिव सिंह सेंगर है, इनके जो इतिहास है वो वर्ण क्रमानुसार पद्धति में है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। अब देखिए, यहाँ पे सूत्रपात की बात करें तो गार्सद तासी से मानी जाती है, और ये कैसे थे? ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई रचना है, और ये आरंभ में ये दो भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसका प्रकाशन 1839 और 1847 है। ये जो दूसरा संस्करण था वो 3 भागों में विभक्त हो गया था, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1871 में। इसमें उर्दू के कवियों को सबसे ज़्यादा स्थान दिया गया था इस रचना में। अब आगे चलते हैं, मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। तो आप सभी को पता है मिश्र बंधु विनोद में कौन कौन से आते हैं। पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, और इसमें भी हम जिक्र कर रहे हैं कि इसमें गणेश बिहारी आते हैं, श्याम बिहारी आते हैं और सुखदेव बिहारी आते हैं। तो याद रखना है, ये तीनों भाई जो थे उन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी, और ये लगातार कई बार सवाल पूछा जाता है। अब देखो, ये जो मिश्र बंधु विनोद है वो 4 भागों में विभक्त है, और रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वर्तमान समय को मध्य नज़र रखते हुए मिश्र बंधु विनोद लिखा गया था। ये जो 4 भागों में था, इसके जो प्रथम 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हुए थे, और जो चौथा भाग आया था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए, इन्होंने अपने पूरे जो हिंदी साहित्य एक मोटे तौर पर हम पढ़ते हैं कि 4 भागों में विभक्त है, परंतु मिश्र बंधु हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटते हैं। वो प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल में बांटते हैं। ये मोटे तौर पर इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया था। अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन से हैं? तो इसमें से जो विद्वान हैं वो मिश्र बंधु विनोद है। मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें अलंकार से संबंधित बहुत सारी रचनाएं लिखी गई थी रीतिकाल में, तो इसलिए इस काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा था। अगला सवाल, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन से? आपको पता है 693 से जो मानने वाले थे, और ये हाल ही में जो यूजीसी नेट था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, तो ये रामकुमार वर्मा ने माना। आप देखो, रामकुमार वर्मा 693, इस समय को थोड़ा सा आप ध्यान में लाइए, क्योंकि स्वयंभू है ना, उस समय के एक लेखक थे स्वयंभू, जो जैन काव्यधारा के कवि थे। इन स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना था। ये रामकुमार वर्मा के अनुसार है, मात्र रामकुमार वर्मा के अनुसार। और इन्होंने जो हिंदी साहित्य, आपने याद रखना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ जो माना था वो 693 से माना था। ये आपके रामकुमार वर्मा जी मानते हैं, ये स्वयंभू के आधार पर ये मानते हैं। अगला सवाल है 25वां सवाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने
हिंदी साहित्य के आदिकाल प्रारंभिक काल को किन नामों से संबोधित किया है? रामकुमार वर्मा। आपको पता है, अगर सीधे तौर पर पूछा जाए कि चारण काल किसका है, तो उत्तर होगा गिरिसन, और अगर संधि काल और एवं चारण काल हो तब आंसर आएगा रामकुमार वर्मा। तो इस सवाल का उत्तर जो होगा वो डी विकल्प से ही होगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल प्रारंभिक काल को संधि काल एवं चारण काल के नाम से संबोधित किया था। उसी तरह से आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो नाम दिया था वो राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। और आदिकाल की हम बात करें तो आदिकाल जो नाम दिया था आदिकाल को वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। ऐसे ही सामान्य सवाल होते हैं जो हम पेपर में गलत करके आ जाते हैं। अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। वास्तव में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल शब्द का रामचंद्र शुक्ल से पहले उपयोग किया था, है ना। परंतु हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो रीतिकाल कहा था या भक्तिकाल को भक्तिकाल कहा था, रीतिकाल को रीतिकाल कहा था, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा था। ये देखिए बच्चे, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 में और एलटी हिंदी 2018 में ये सवाल पूछे गए थे। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं। कला काल रामशंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया था, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था, अलंकृत काल नाम जो दिया था वो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को दिया था। यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अब देखो अलग तरह का सवाल है परंतु ये पढ़ा हुआ है। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता है वर्ण क्रमानुसार लिखा गया तो गारसा दतासी का कौन सा था? इस्तवारदा लितेतर इंद्वी हिंदुस्तानी, क्योंकि ये हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। और ये कैसा था? प्रथम इतिहास था ये जो वर्ण क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया था, है ना। तो इसका ये तो 2-3 जो है 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव वार्ता और कविमाला, ये तो साहित्य इतिहास ग्रंथ ही नहीं है। तो यहाँ से सवाल आसानी से बन सकता था। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो डिटेल है, हम इसको पढ़ चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? मैंने आपको कहा था कि शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में पहले इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, बाद में इसका नाम बदलकर हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया था और 1929 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें कुछ खामियां थी, गलतियां थी, जिसका परिशोधन करके 1940 में इसको दोबारा से प्रकाशित किया गया था, इसका संशोधन हुआ था। अब देखो अगला सवाल है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए? अब देखो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आप सभी जानते हैं गणपति चंद्रगुप्त जी का है। उन्होंने कहा था जब तक वैज्ञानिक क्या होता है, वैज्ञानिक पूरी तरह से अगर स्वतंत्र ना हो, तटस्थ ना हो, तो वो मतलब किसी का निर्माण नहीं कर सकता है। वैज्ञानिक के लिए स्वतंत्रता जरूरी होती है। उसी तरह से वैज्ञानिक की तरह साहित्य में क्या होती है? स्वतंत्रता, तटस्थ और संतुलित होना जरूरी होता है। इन तीनों चीज़ों के बिना इतिहास नहीं लिखा जाता है। गणपति चंद्र गुप्त का ऐसा मानना। इन्होंने कौन सा इतिहास लिखा था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आगे चलते हैं, जो 2 भागों में है और 1965 में ये प्रकाशित हुआ था। अब देखिए आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है। पहले हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास की प्रक्रिया स्पष्ट करती है। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी हम इस सवाल को देख सकते हैं कि परिस्थितियाँ, बच्चे आपको वर्तमान में जो आपकी परिस्थितियाँ अच्छी हैं,
अगर वो आपके विपरीत चली जाती है तो आप कुछ भी अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं। तो परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होते हैं, रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि हो या काल विभाजन हो, तो वो परिस्थितियों को ज़्यादा महत्व देते हैं कि उस समय की जो परिस्थितियाँ हैं उसको ज़्यादा ये प्रमुखता देते हैं। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? ऐतिहासिक कालक्रम। अब देखो, ये सवाल आपको पता है कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति जो कालक्रम के अनुसार है वो रीतिकाल गलत है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका उत्तर मध्यकाल हो गया, है ना, उत्तर मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल, आदिकाल और संक्रांति काल, ये सभी सही है। रीति, इसमें प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे रीति का अर्थ होता है प्रवृत्ति, है ना, ये प्रवृत्ति के आधार पर इस काल का नामकरण हुआ था। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ऐतिहासिक कालक्रम नहीं है वो रीतिकाल नहीं है। अगला सवाल है 32। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया? देखो, मैंने कहा था एक तो प्रवृत्ति है, एक उस समय की परिस्थितियां हैं, युग परिस्थितियां हैं, और दूसरा है रचनाएं। ये रामचंद्र शुक्ल में मैंने कहा था कि रामचंद्र शुक्ल ने दोनों रचनाओं को, एक तो रचनाओं के आधार पर, एक तो युग परिस्थितियों के आधार पर अपने साहित्य इतिहास का नामकरण किया था। जैसे आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा था, है ना, भक्ति काल को भक्ति काल नाम दिया था, रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया था। तो इस तरह से उन्होंने नामकरण किया था। ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता है? हम जब साहित्य की रचना करते हैं तो उसका स्रोत कौन सा नहीं हो सकता है? इनमें से विकल्प है। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थिति पर प्रकाश डालने वाली सामग्री बिल्कुल जरूरी होती है ना। शिलालेख जरूरी होता है। साहित्यकारों को प्रकाशित और प्रकाशित रचनाओं का मौलिक उल्लेख नहीं होता है। बच्चे, जो रचनाएं हैं मौखिक रूप से अगर उसका उल्लेख करेंगे तो वो रचना कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित हो जाएगी। और साहित्य इतिहास क्या होता है कि मतलब उसको युग युगाओं तक बढ़ता, है ना, जो पाठक होते हैं उसको पढ़ता जाए। इसलिए साहित्य मौखिक नहीं, लिखित होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वो रामकुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तमाम तीनों इतिहास जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित है। अब देखो, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। तो आदिकाल का समय रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक माना है। आगे चलते हैं। इस्तवार दा ला लिटेरेतुर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। गार्सा द तासी से कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। वर्ण क्रमानुसार, है ना, आरंभ कहाँ से होता है? तो ये सभी सवाल जो थे वो गार्सा द तासी से ही पूछे गए थे। अब देखो, यहाँ पे आपको मिलान करना है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है आदिकाल को? तो राहुल जी ने कहा है। चारण काल ये किसने कहा है? तो गिरिसन ने कहा है। प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो गणपति का विकल्प नहीं है, इसलिए मिश्र बंधु इसका विकल्प हो जाएंगे। आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मतलब ए का IV हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। तो ये जो नामकरण दिया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। हालांकि आपको ये लग रहा होगा कि ये सवाल बहुत आसान है, परंतु इस प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, ना ही वैसे सवाल आपने कभी पढ़े होंगे, ना ही, है ना, और अक्सर वह सवाल आपको परीक्षा में लगातार देखने को मिलते हैं। तो इसलिए बने रहना है। आसान
मध्यम स्तर की जो भी पेपर है ना, आसान भी सवाल मिलेंगे और कठिन भी प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे, तो इसलिए आपने अंत तक जरूर देखनी है। चारण काल गिरिसन ने दिया था नाम आदिकाल को। प्रारंभिक मिश्र बंधुओं या गणपति चंद्रगुप्त दोनों ने दिया था। बीज बप्पन महावीर प्रसाद द्विवेदी और वीरगाथा रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया था। अगला सवाल है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। अरे संचित कोष कौन रखता है? अरे हमारे पास हमारे पिताजी क्या करते हैं, बीज बोने का काम करते हैं, उसके पास क्या संचित कोष रखते हैं, वो अनाज रखते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद आया ना आदिकाल का जब नामकरण मैंने आपको बताया था, तो वहीं है ना, वहीं से है। ये देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी वही हैं जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, जिन्होंने 1903 में से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और इसी व्यक्ति के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था, जो 1900 से 1918 तक जो युग चलता है उसको हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट सवाल है इस श्रृंखला का। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? अब देखो, मिश्र बंधुओं ये बाद में आते हैं। गिरिसन ने काल विभाजन आरंभ किया था और इसका जो विस्तार किया था, वो विस्तार देने का जो काम किया था वो मिश्र बंधुओं ने किया था। हालांकि प्रथम विभाजन किसने किया था? जॉर्ज गिरिसन ने किया था। और विस्तार किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने दिया था। अब देखो, यहाँ पे जॉर्ज गिरिसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। अब देखो, काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज गिरिसन हैं, जो इन्होंने जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था, वो अंग्रेजी भाषा में लिखा था, है ना। उन्होंने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया था। इन्होंने इस तरह से काल विभाजन किया है, देखो, जहाँ कवियों के नाम पर, है ना, मतलब शताब्दियों के आधार पर नामकरण किए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे जायसी की प्रेम कविता का काल विभाजन किसने किया है, ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका, इस तरह का सवाल था। तो याद रखना है, कवियों के नाम पर या भाषाओं के नाम पर जो भी नामकरण हुए वो गिरिसन जी ने किया है। चारण काल, ये देखिए, है ना, 15वीं शताब्दी, मतलब सदी की बात की, शताब्दी की बात की जा रही है। जायसी पे एक कवि है, ब्रज मतलब भाषा है ना, मुगल दरबार, है ना, मुगलों के बारे में है। तुलसीदास कवि है, रीति काव्या, है ना, तुलसीदास कवि है, 18वीं शताब्दी की बात है। और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के है ना, विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान। इस तरह के जो काल विभाजन थे वो आपके कौन करते थे? जॉर्ज गिरिसन ही करते थे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम प्रश्न नंबर 41 से 60 तक देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो श्रृंखला मैंने आरंभ की है आप लोगों के लिए हितकारी होगी। इसी आशा के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।